हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर जो है फिफ्थ पार्ट। यहाँ पर जो है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे थे। यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में देखा था राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ये जो टॉपिक है चारों में जो है बिल्कुल हमने डिटेल में जो है बहुत ही अच्छे से कन्फ्यूजन जो है यहाँ पर जो होता है उसको मैंने क्लियर कर दिया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाकर चैनल की वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम आगे इसका शुरू करते हैं और ये चैप्टर जो है ये लास्ट वीडियो होने वाला है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो जो है लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी करें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं राजस्व व्यय। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है सारी चीज़ें और कंपैरिजन भी हमने कर लिया था। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर राजस्व घाटा क्या होता है। अब देखिए राजस्व घाटा क्या है, जब सरकार के कुल राजस्व व्यय उसकी जो है कुल प्राप्तियों से अधिक होता है। ठीक है, जो कि कुल राजस्व व्यय मतलब जो कि सरकार को फ्री में मिला है। ठीक है, जो कुल प्राप्ति फ्री में हुई है, जितना भी पैसा फ्री में सरकार को प्राप्त हुआ है और कुल सरकार ने यानी जितना भी पैसा फ्री में सरकार ने यानी बांटा है। ठीक है, सरकार को पैसा जितना भी फ्री में मिला है, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सरकार, ये रही सरकार को पैसा जितना भी फ्री में पैसा मिला है और जितना फ्री में सरकार ने बांटा है। ठीक है, तो अगर इन दोनों की तुलना करें तो यहाँ पर क्या होगा, सरकार ने यहाँ पर राजस्व घाटे की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए घाटा हो गया, मतलब घाटा कब होगा, जब सरकार को पैसा कम मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, सरकार को जो पैसा कम मिला है, ठीक है, लेकिन सरकार ने पैसा ज़्यादा बांट दिया है। दोस्तों अगर सरकार को पैसा जो है कम प्राप्त हुआ है और ज़्यादा खर्च कर दिया है सरकार ने, तो इससे क्या होता है, राजस्व घाटा हो जाता है। तो यहीं पर वही बताया गया है, कुल राजस्व प्राप्तियां यानी कुल जो सरकार को पैसा मिला है और कुल जो राजस्व यहाँ पर जो कुल सरकार ने व्यय किया है, जितना भी खर्च किया है, अगर खर्च ज़्यादा है यानी व्यय ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें व्यय और यहाँ पर प्राप्ति की, ठीक है, प्राप्ति, तो यहाँ पर अगर व्यय और प्राप्ति की बात करें तो यहाँ पर क्या, अगर जो व्यय अगर ज़्यादा है यानी व्यय अगर ज़्यादा है प्राप्ति से, तो यहाँ पर राजस्व घाटा हो जाएगा। ठीक है, कुल राजस्व व्यय अगर ज़्यादा हो गया है कुल राजस्व प्राप्ति से, तो यहाँ पर क्या होगा, राजस्व घाटा हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक करेंगे। यहाँ पर देखिए और क्या हो सकता है, यह सरकार की भावी देनदारियों में वृद्धि करता है। अब देखिए यहाँ पर कि सरकार को पैसा, यहाँ पर मान लीजिए ये सरकार है, तो सरकार ने क्या किया, अब यहाँ पर सरकार है, अब सरकार को क्या है, पैसा जो मिला था, यहाँ पर जितना पैसा मिला है, मान लीजिए यहाँ पर सरकार को 200 करोड़ रुपए मिला है। ठीक है, 200 करोड़ रुपए सरकार को मिला, लेकिन सरकार ने क्या किया, 250 करोड़ रुपए CR रुपए खर्च कर दिया लोगों के कल्याण में। तो यहाँ पर क्या किया, जो 50 करोड़ रुपए है ना, वो सरकार ने अपनी जेब से खर्च किया। इससे क्या हुआ, अब सरकार को हो गया राजस्व घाटा। क्या हो गया, राजस्व, ठीक है, राजस्व घाटा हो गया। तो यहाँ पर घाटा हो गया, तो सरकार को क्या हो गया, राजस्व घाटा हो गया। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो सरकार को और कर्जे चुकाने थे, ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इतना खर्च कर दिया, तो यहाँ 50 यहाँ पर जो है करोड़ रुपए इसको सरकार को किसी से उधार लेने पड़ेंगे। अब ये तीसरे व्यक्ति से जो है यहाँ पर सरकार 50 करोड़ CR जो है यहाँ पर 50 करोड़ रुपए उधार लेती है। अब इससे क्या होगा, सरकार जो है इस व्यक्ति को पैसा वापस करेगी, यानी ये मान लीजिए संस्था है कोई, तो यहाँ पर इससे उधार लेती है 50 करोड़, ताकि ये यहाँ पर इसको बैलेंस कर पाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है, तो कैसे इसको ज़रूरत, मान लीजिए 200 करोड़ इसके पास राजस्व आय प्राप्ति हुई है। ठीक है, मतलब इसको आए हैं, इसको यहाँ पर इतने खर्च करने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर इसने क्या कर दिए, इतने खर्च कर दिए, व्यय कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, 50 करोड़ ज़्यादा हो गया, अब इसको उधार लेना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, राजस्व घाटा हो जाएगा। साथ ही देनदारियाँ में वृद्धि हो जाएगी, मतलब देना पड़ेगा, अभी तो 50 करोड़ जो है देना पड़ेगा क्योंकि उधार लिया है,
ठीक, देनदारी में वृद्धि हो गई। उसके बाद आता है सरकार के अनावश्यक व्ययों की जानकारी देता है। तो यहाँ पर सरकार ने ये 50 जो है ज़्यादा खर्च कैसे कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने कहीं और पैसा खर्च किया है, ठीक है। अलग अलग जगहों पर पैसा खर्च कर दिया है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्च किया गया है। सरकार ने वहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्च किया है, इसीलिए यहाँ पर जो है 50 करोड़ का घाटा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अनावश्यक ऐसे खर्चे जो सरकार के लिए ज़रूरी नहीं थे वो सरकार ने कर दिए हैं, ठीक है। ऐसे खर्चे जो सरकार को नहीं करने चाहिए थे, ज़रूरी नहीं थे, उन खर्चों को सरकार ने किया, जिससे सरकार को हुआ घाटा, यानी राजस्व घाटा हुआ। उसके बाद आता है यह ऋणों के बोझ को बढ़ाता है। अब सरकार को जो है 50 करोड़ का ऋण हो गया है। अब सरकार ने किसी और से 50 करोड़ लिए हैं, तो यहाँ पर 50 करोड़ चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक तरह से ये ऋण ले लिया सरकार ने, यानी जो है यहाँ पर लोन ले लिया और लोन चुकाना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण यानी यहाँ पर लोन का बोझ हो गया। उसके बाद आता है राजकोषीय घाटा। अब देखिए, अभी हमने देखा राजस्व घाटा। राजस्व घाटा मतलब कि जो सरकार को फ्री में मिला था, लेकिन फ्री में क्या मिला, यहाँ पर घाटा कैसे हुआ था, जो फ्री में सरकार को करना चाहिए था 200 करोड़, लेकिन सरकार ने फ्री में कर दिया यहाँ पर 250 करोड़ रुपए खर्च। तो यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा कर दिया फ्री में। तो यहाँ पर क्या मतलब, अपने खर्च निकाल दिए सरकार ने और अलग अलग चीज़ों पर कर दिया, जहाँ पर खर्च नहीं होना चाहिए वहाँ पर सरकार ने खर्च किया है, पैसा फालतू खर्चा कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, सरकार को घाटा हुआ, ये राजस्व घाटा है। लेकिन राजकोषीय घाटा क्या होता है, अब हम इसको समझते हैं। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, राजकोषीय को समझने के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक सरकार है और सरकार का क्या है, ये बैंक है, ठीक है। और सरकार ने इसमें पैसा भर रखा है बहुत ज़्यादा। तो सरकार ने क्या कर रखा है, पैसा यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पैसा भर रखा है, सरकार ने बहुत सारा पैसा यहाँ पर बैंक में भर रखा है। उसके बाद हम देखेंगे राजकोषीय घाटा कैसे हुआ। अब देखिए, कुल व्यय की उधार, यानी कुल व्यय की उधार रहित कुल प्राप्तियों पर अधिकता, कुल व्यय, ठीक है, कुल व्यय जितना खर्च करना है, कुल व्यय की उधार रहित कुल प्राप्तियों पर अधिकता। तो यहाँ पर क्या है कि जो उधार थे यानी व्यय था, यहाँ पर भी जो है कुल व्यय जितना भी व्यय है, यहाँ पर व्यय, वहाँ पर राजस्व व्यय की बात कर रहे थे, तो वो राजस्व व्यय वहाँ पर ज़्यादा था राजस्व प्राप्तियों से, तो वहाँ पर राजस्व घाटा हो गया था, ठीक है। राजस्व व्यय ज़्यादा होगा यानी खर्च ज़्यादा कर दिया था राजस्व में, ठीक है, व्यय से ज़्यादा, यानी यहाँ पर व्यय ज़्यादा हो गया था। यहाँ पर हमने देखा था राजस्व व्यय यहाँ पर ज़्यादा हो गया था, ठीक है। कुल राजस्व व्यय यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, व्यय यहाँ पर ज़्यादा हो गया है प्राप्ति से राजस्व वाली में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा राजस्व घाटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर राजकोषीय घाटे की, तो यहाँ पर कुल व्यय आ गया। अब यहाँ पर राजस्व शब्द यूज नहीं किया है, आपको ध्यान रखना है, बस यही अंतर है राजकोषीय घाटे में कि यहाँ पर राजस्व शब्द नहीं यूज किया है, ठीक है। अगर राजकोषीय घाटा ही यहाँ पर है, राजकोषीय घाटे में हम यहाँ पर राजकोषीय के लिए राजस्व शब्द यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम कुल व्यय का यूज करेंगे, ठीक है। तो कुल व्यय अगर ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है, कुल व्यय अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर कुल व्यय ज़्यादा है, देखिए हम कब घटाते हैं, जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है उसमें ज़्यादा में से हम कम को घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि राजकोषीय घाटा अगर हमें निकालना है, तो देखिए अगर हमारा कुल व्यय ज़्यादा हो गया है और उधार के बिना कुल बजट प्राप्तियाँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारी जो प्राप्तियाँ हैं वो अभी कम हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम अगर कुल व्यय जितना हमने खर्च किया है और जितना हमें मिला है, प्राप्त हुआ है, ठीक है, उतना हम इसमें से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, राजकोषीय घाटा। मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है कि हमें खर्च कितना कर दिया है, हमें मिला, देखिए हमने क्या किया, पैसा लगाया था कहीं पर, हमें जो सरकार ने क्या किया, पैसा लगा रखा था कहीं पर, मतलब पैसा दे रखा है, अलग अलग संस्थाओं से पैसा सरकार को मिल रहा है। तो यहाँ पर पैसा जब मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब सरकार को पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि कुल व्यय, सरकार को यहाँ पर पैसा मिला, तो सरकार को यहाँ पर क्या है कि प्राप्ति हुई है, अलग अलग जगहों से प्राप्ति हुई है, ठीक है। अब सरकार यहाँ पर उधार नहीं ले सकती, उधार को छोड़ करके
अलग अलग जगहों से सरकार को प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर सरकार को मिले 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ रुपए सरकार को मिले हैं, लेकिन सरकार ने कहा कि क्या किया, यहाँ पर 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। तो यहाँ पर भी 50 करोड़ का घाटा आ जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब खर्च ज़्यादा हो गया, कुल व्यय ज़्यादा हो गया, और उधार के बिना हम ऐसा नहीं कर सकते कि मान लीजिए यहाँ पर 200 करोड़ है, सरकार ने यहाँ पर हम 100 करोड़ का उधार ले लिया, अब ये 300 करोड़ होगा, उसके बाद हमें 50 करोड़ का फ़ायदा हो गया। ऐसा नहीं करेंगे, हम उधार को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, उधार को बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। हमें जो बजट हमें प्राप्ति हुई है ना, उधार के बिना हुई है, उसको हम लिखेंगे, और यहाँ पर जो है व्यय किया है, जितना हमने कुल खर्च किया है, यानी सरकार ने जितना कुल खर्च किया है, उसमें से जब हम घटा देंगे तो हमें जो घाटा निकल के आएगा वो राजकोषीय घाटा कहलाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हम राजकोषीय, यहाँ पर राजकोषीय घाटे के प्रभाव क्या होते हैं, यानी जब राजकोषीय घाटा हो जाता है तो उसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, मतलब क्या क्या फर्क पड़ता है उससे। यह मुद्रा स्फीति को बढ़ाता है। स्फीति का मतलब होता है महंगाई, यानी महंगाई बढ़ जाना। तो यहाँ पर क्या होता है, राजकोषीय घाटे के प्रभाव में क्या होगा कि अगर राजकोषीय घाटा हो गया, सरकार को नुकसान हो गया, तो सरकार क्या करेगी, यहाँ पर महंगाई को बढ़ा देगी। महंगाई को बढ़ा देगी जिससे कि ताकि क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, वस्तुएं महंगी मिलेंगी, तो सरकार को क्या होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, फ़ायदा होगी, उससे अपना घाटा जो है पूरा करने का प्रयास करेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, मुद्रा स्फीति बढ़ जाती है। उसके बाद देश ऋण जाल में फंस जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो घाटा हुआ है सरकार को, अब सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करेगी, दूसरे देशों से कर्जा लेगी। जब ये कर्जा लेगी दूसरे देशों से, तो यहाँ पर ये ऋण जाल के अंदर फंस जाएगी। जैसे कि किसान होते हैं, किसान क्या करते हैं, दूसरों से कर्जा लेते हैं, ठीक है, फसल उगाने के लिए, और वो नहीं चुका पाते तो वो ऋण जाल में फंस जाते हैं। तो इसी प्रकार से देश भी कर्जा लेता है, और कर्जा लेने के बाद वो चुका नहीं पाएगा तो ऋण जाल में फंस जाता है। उसके बाद आता है, यह देश के भावी विकास तथा प्रगति को कम करता है, ठीक है। देश के अंदर अगर राजकोषीय घाटा हो रहा है कि हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, हमें मिल कब रहा है, यानी सरकार को प्राप्ति कम हो रही है पैसे की, लेकिन उसके बदले में सरकार ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, तो इससे क्या होगा, देश में जो है विकास की बात आती है, उसको जो प्रगति और विकास हो रहा है देश में वो कम हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। पहली चीज़ क्या है, स्फीतिक महंगाई, यानी मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ जाती है, देश ऋण जाल में फंस जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, विकास जो होता है, यानी देश में भावी विकास, जो होने वाला विकास है, भावी मतलब भविष्य में जो विकास होने वाला है वो और साथ में जो है प्रगति होने वाली है, वो उसमें कमी आ जाती है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर प्राथमिक घाटा क्या होता है। अब प्राथमिक घाटा क्या होता है, देखिए, राजकोषीय घाटे में से जो राजकोषीय घाटा हुआ, राजकोषीय घाटा मतलब पूरा का पूरा टोटल जितनी प्राप्ति हुई सरकार को, ठीक है, यानी जितनी प्राप्ति हुई है उसको घटाना है, जितने खर्च किए सरकार ने, टोटल जितने भी खर्च किए हैं, ठीक है, खर्च में से हम प्राप्ति को घटाएंगे तो राजकोषीय घाटा आएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा इसका मतलब प्राथमिक घाटा क्या है, राजकोषीय घाटे में से, यानी राजकोषीय घाटे के अंदर से ब्याज की अदायगी को घटाने से प्राथमिक घाटे का पता चलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, प्राथमिक घाटा अगर निकालना है तो राजकोषीय घाटा, जो कि राजकोषीय घाटा हमारा है, उसके अंदर से ब्याज की अदायगी, जो कि अदायगी मतलब ब्याज है, अगर हम उस ब्याज को माइनस कर देंगे, ठीक है, हमने क्या किया, अब हमें घाटा हो गया तो हमें कर्जा अगर मैंने कहीं से लिया है तो उसको देना पड़ेगा, तो उसकी ब्याज की जो है अदायगी आ गई है। तो यहाँ पर क्या है, ब्याज को हमें घटाना पड़ेगा। यानी अगर आप सीधी सी बात करें, यहाँ पर प्राथमिक घाटा आपको चाहिए तो राजकोषीय घाटे के अंदर से आपको ब्याज घटा देना है। ब्याज जब आप घटा देंगे तो आपको प्राथमिक घाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा है। उसके बाद आता है प्राथमिक घाटे के प्रभाव। अब प्राथमिक घाटा अगर हो जाए तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि भूतपूर्व नीतियाँ भावी पीढ़ी पर क्या भार पड़ेगा। यानी जो भूतपूर्व नीतियाँ, जो कि देश ने जो है पहले जो नीतियाँ बनाई थी, यानी सरकार या देश ने जो भी पहले नीतियाँ अपनी इकोनॉमी के लिए बनाई थी, ठीक है, जो यानी सरकार, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सरकार,
ठीक है। सरकार ने जो भी अपनी नीतियां पहले बना रखी थी, अलग अलग नीतियां बना रखी थी, उन नीतियों में क्या होगा, भावी पीढ़ी पर, आने वाली भविष्य में जो पीढ़ियां होंगी, ठीक है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका हम पता पहले से लगा सकते हैं इसको देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, घाटा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, घाटा होगा तो उनकी रहन सहन एवं अर्थव्यवस्था भी खराब होगी। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा कि शून्य प्राथमिक घाटे से अभिप्राय, कि हमारा अगर बिल्कुल जो प्राथमिक घाटा बिल्कुल जीरो आ जाता है तो उससे क्या होगा कि सरकार पुराने ऋणों यानी ऋणों का ब्याज चुकाने के लिए उधार लेने को मजबूर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शून्य या प्राथमिक घाटे का अभिप्राय, यानी अगर प्राथमिक घाटे, ये शून्य भी इसको कह सकते हैं, यानी प्राथमिक घाटे से अभिप्राय, इसका मतलब प्राथमिक घाटे का मतलब क्या हो गया कि सरकार को अब घाटा हो गया है, तो अब क्या है, सरकार, इसका मतलब ये है कि अब इस घाटे को पूरा तो करना है। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार उधार लेगी पैसा। जब उधार लेगी तो यहाँ पर ये मजबूर हो जाती है उधार लेने के लिए, सरकार उधार लेने के लिए मजबूर हो जाएगी, यानी पुराने ऋणों का ब्याज चुकाने के लिए मजबूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पुराने ऋण, जो भी पुराने कर्ज ले रखे उसको चुकाने के लिए जो है मजबूर हो जाती है। ठीक है, प्राथमिक घाटे के प्रभाव होगा। उसके बाद आता है ब्याज अदायगी रहित राजकोषीय, यानी राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार की उधार जरूरतों को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर ब्याज की अदायगी, यहाँ पर क्या हो गया, ब्याज के राजकोषीय जो घाटा हुआ है उसको पूरा करने के लिए, अब सरकार को राजकोषीय जो घाटा हो गया उसको पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी, यहाँ पर सरकार उधारी जरूरतों को दर्शाता है कि यहाँ पर इससे पता चल जाता है कि अब राजकोषीय घाटा हो गया, कि इससे पता चलेगा कि सरकार को अब पैसे की ज़रूरत है, यानी यहाँ पर ये दर्शाता है कि उधार की ज़रूरतों को दर्शाता है, सरकार को जो उधार की ज़रूरत है उसको दिखाता है कि सरकार को उधार की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं निवेश क्या होता है। निवेश में क्या होता है, सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर, यानी शेयरों की बिक्री पर निवेश, बिक्री निवेश है। यानी क्या है, सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री निवेश कहलाती है। अब निवेश क्या होता है कि यहाँ पर देखिए सरकार क्या करती है, सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री विनिवेश है। मतलब यहाँ पर क्या कर रही है, विनिवेश की बात कर रहे हैं, निवेश नहीं है ये, विनिवेश है। मतलब सरकार क्या करेगी, जो सार्वजनिक उपक्रम है मतलब सार्वजनिक, मान लीजिए यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, अब सरकार ने क्या कर रखा है, हॉस्पिटल बना रखा है। हॉस्पिटल जब बना रखा है तो सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर में, तो ये हॉस्पिटल के अगर किसी भी नाम से हॉस्पिटल है तो इसके शेयर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसके शेयर होते हैं ना, तो शेयर, अब शेयर क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, शेयर क्या होता है कि जब कोई कंपनी बनती है या फिर कोई जो है संस्था होती है, बड़ी हो जाती है ना संस्था, और उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पैसा, अब इस संस्था को क्या है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पैसा जो है कहाँ से आता है, पैसा जो है सरकार, यहाँ पर बहुत सारा पैसा चाहिए, तो यहाँ पर पैसा कहाँ से आएगा, अगर ये संस्था अच्छा काम कर रही है तो लोग पैसा खुद देते हैं। कैसे देते हैं, शेयर के जरिए देते हैं। कैसे, यहाँ पर शेयर के जरिए देते हैं, शेयर खरीदते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगी, पैसा जो है ऑनलाइन जो है, ये क्या करेगी, ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन ये जो कंपनी है, ये मान लीजिए हॉस्पिटल है, ऑनलाइन अपने शेयर जो है अलॉट, मतलब शेयर जो है लॉन्च कर देगा मार्केट में। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस हॉस्पिटल के शेयर, मतलब शेयर का मतलब एक पर्चा, यहाँ पर इस तरह से एक पर्चा होगा जिस पर नाम यहाँ पर लिख देगा। मान लीजिए यहाँ पर इसको पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर जो है 1000 रुपये का एक शेयर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति है, अब इसने 1000 रुपये का एक शेयर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये व्यक्ति है, अब ये 1-2 शेयर मान लीजिए खरीद लेता है, तो यहाँ पर मान लीजिए 2 शेयर नहीं, ये 10 शेयर खरीदता है, तो ये जो है 10,000 रुपये, अब ये 10,000 रुपये का मालिक बन जाता है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस कंपनी का, ये व्यक्ति जो है ये व्यक्ति इस कंपनी का, इस हॉस्पिटल का मालिक बन गया, इसका हिस्सेदार बन गया एक तरह से। इसने मतलब शेयर खरीदे इसके, मतलब इसका मतलब पर्ची में लिख दिया कि एक शेयर जो है, एक पर्ची जो है हमारी 1,000 रुपये की है। ठीक है, यानी
1000 का मतलब भागीदारी मिल जाएगी, यहाँ पर एक हक मिलता है, ठीक है। मतलब कि ये हॉस्पिटल है तो यहाँ पर एक तरह से एक मालिक बन जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 50% शेयर खरीद लेता है, ठीक है, 50% पूरी कंपनी के शेयर खरीद लेता है, 50 से 51% हो जाता है, तो ये पूरी तरह से वो व्यक्ति इस कंपनी के या हॉस्पिटल का मालिक बन जाता है। तो उसी तरह से मतलब ये अलग अलग लोग बहुत सारे शेयर खरीदते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग छोटा छोटा अमाउंट, जैसे ये ग्रो करेगी, हॉस्पिटल ग्रो करेगा, जितना कमाएगा तो इसको, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये का शेयर खरीद रखा है, तो जब कंपनी को फ़ायदा हुआ तो इसको मतलब 1500 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। 500 रुपये का फ़ायदा हो गया कंपनी को तो इस व्यक्ति को मिल जाएगा, क्योंकि पैसे तो इसने लगा रखे हैं ना। तो इसके पैसे का यूज क्या करेगी, शेयर के नाम पर इसके पैसों का यूज कंपनी यहाँ पर हॉस्पिटल करेगा। तो इस तरह से जो है शेयर काम करता है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर शेयर, ये सरकार क्या करती है, सरकार शेयर सार्वजनिक उपक्रम के शेयर खरीदती है, मतलब ऐसी कंपनी को, ऐसी चीज़ों के शेयर खरीदती है जहाँ पर सभी लोगों को काम हो, मतलब सभी लोग यूज करते हो जिसका, उनके शेयर खरीदती है, मतलब शेयर की बिक्री पर विनिवेश करती है, शेयर को बेचती है, ठीक है। सरकार क्या करती है, सरकार शेयर को बेचती है। बेचती है कैसे, मतलब सरकार ने इस हॉस्पिटल चला रही है, सरकार ने हॉस्पिटल बनाया, सरकार को पैसे की ज़रूरत है, पैसे यहाँ पर सरकार शेयर निकाल देगी, शेयर निकाल देगी, तो उससे क्या होगा, सरकार के लिए पैसा, लोग जो है शेयर खरीदेंगे, सरकार को पैसा मिलेगा। अब पैसा मिल गया सरकार को, अब यहाँ पर जो है हॉस्पिटल में बड़ा काम होगा, हॉस्पिटल में जो है लोगों का इलाज होगा, उसके बाद जो भी पैसा हॉस्पिटल कमाएगा उसके बाद शेयर होल्डर जो भी है ये इनको पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से विनिवेश करती है सरकार, यहाँ से सरकार भी कमाएगी क्योंकि सरकार अपने पास भी तो शेयर रखेगी, ठीक है। तो सरकार भी पैसा कमाएगी, जो शेयर खरीदेगा वो भी पैसा कमाएगा। तो और काम करेंगे यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और बाकी सब लोग, और जिससे कि लोगों की आम जनता को भी, संस्था आम जनता को भी यहाँ पर बेनिफिट होगा। तो विनिवेश ये होता है, जैसे कि एक बिजनेसमैन होता है ना, आप देखें यहाँ पर, जैसे कि एक बिजनेसमैन है, अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूँ, अगर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, तो बिजनेसमैन अब पैसा लगाएगा, ठीक है। पैसा क्या करता है, बिजनेसमैन पैसा लगाएगा, किसी भी उद्योग में पैसा लगाएगा, ठीक है, किसी में पैसा लगाएगा, ये सोचकर लगाता है कि पैसा वापस उसको मिलेगा डबल होके, तो इसीलिए पैसा लगाता है। तो यहाँ पर सरकार ने भी क्या किया है, सरकार ने भी पैसा लगाया है ताकि उसको पैसा मिले। तो यहाँ पर ये काम करेगा, ये हॉस्पिटल है मतलब काम करेगा हॉस्पिटल, तो यहाँ पर इसको पैसा मिलेगा, ठीक है। ये हॉस्पिटल कमाएगा तो ये जिसने शेयर खरीदे होंगे उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो विनिवेश यही होता है कि पैसे को ऐसी जगह लगाया जाए ये सोचकर कि हमें पैसा वापस डबल मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा जितना हम लगा रहे हैं, यानी पैसा और ज़्यादा कमाने के उद्देश्य से जब पैसा को लगाया जाता है किसी स्थान पर या निवेश किया जाता है, उसे ही हम विनिवेश कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, विनिवेश होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया, और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो के क्या करना है, आपको सिंपली जो है वीडियो को यहाँ पर लाइक करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और साथ में जो है आपको शेयर कर देना है, शेयर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो भूलना ही नहीं है, ठीक है, सब्सक्राइब भी करना है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको चैनल को कर देना है, और साथ में जो है अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको जो है नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी, और आप जो है एक वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको ऐसी ही किसी नई वीडियो में।